पुलिस अपनी तफ्तीश को कैसे बेहतर बना सकती है, या हाउ टू इन्वेस्टिगेट द फैक्ट। दिस इज़ मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आप बहुत जल्द आपके लिए एक कंप्रीहेंसिव सीरीज़ ला रहा हूँ, तो उस सीरीज़ का आज हमारा पहला लेक्चर है। आज हम जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है फर्स्ट स्टेज स्टार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। लेकिन इससे पहले मैं आपको तमाम टॉपिक्स का हवाला दे दूं कि हम इस सीरीज़ में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे। इस लेक्चर को चूँकि मैंने सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट के लिए नहीं रखा, ये पुलिस, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, एंटी करप्शन, नैब, अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी के लिए काम कर रहे हैं एज ए इन्वेस्टिगेटर, आप क्रिमिनल लॉयर हैं, आप लॉ के स्टूडेंट हैं, या आप मीडिया पर्सनैलिटी हैं, क्राइम को इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो इसलिए मैंने इस सीरीज़ का कंप्रीहेंसिव नाम रखा है हाउ टू इन्वेस्टिगेट फैक्ट। किसी भी फैक्ट को कैसे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। इस सीरीज़ के अंदर मैंने 10 टॉपिक बनाए हैं, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। आज हम पहला जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे उस पर बाद में आते हैं, पहले आपको बता दूँ कि 10 टॉपिक कौन कौन से होंगे। पहला टॉपिक स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन, तफ्तीश का आगाज़ या तफ्तीश को शुरू करना। दूसरा टॉपिक हमारा होगा क्राइम सीन मैनेजमेंट। क्राइम सीन मैनेजमेंट को कैसे मैनेज करना है, किस तरीके से आप एविडेंस को कलेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से आप एक मजबूत केस बना सकते हैं अक्यूज़ के ख़िलाफ़, किस तरीके से आप मुल्ज़म को करार वाकई सज़ा दिलवा सकते हैं। ये बहुत बड़ा टॉपिक है। वैसे मैं आपको हवाले के लिए बता दूं कि मैंने ये जो डिप्लोमाज, ये जो स्किल्स हासिल किए हैं, इनके लिए लाखों रुपया फीसिस दी हैं, और मैं ये आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, चूँकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए एक कंप्रीहेंसिव सीरीज़ लेकर आऊँगा क्राइम सीन मैनेजमेंट, पुलिस इंटेरोगेशन के ऊपर। तो दूसरा टॉपिक इस सीरीज़ में हमारे पास होगा क्राइम सीन मैनेजमेंट। मेरा कैमरामैन आपको जूम करके दिखा सकता है। तीसरा होगा सीजर, सर्च, अरेस्ट एंड रिलीज, गिरफ्तारी, मुंजमद करना, बेल और ढूंढना। ये हमारा तीसरा टॉपिक होगा कि मुल्ज़म को पकड़ना कैसे है, किस तरह की एक चैन बनानी है, एक कड़ी के साथ कड़ी मिलानी है कि आप मुल्ज़म को अपनी गिरफ्त में ला सकते हैं, या आप मतलूबा शख्स को जिसके खिलाफ आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन क्रिमिनल केस में है, वो एंटी करप्शन में है, वो नैब केसेस में है, वो टेररिज्म केसेस में है, वो सिविल केसेस में है, आप किस तरीके से मुखालिफ को एक कड़ी बनाकर सीजर कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि अरेस्ट करना इतना आसान काम नहीं होता जब तक आपके पास एविडेंस नहीं है, विटनेस नहीं है। तो थर्ड टॉपिक होगा हमारे पास यही अरेस्ट वाला। फोर्थ टॉपिक इसके अंदर जो हमने ऐड किया है वो है एविडेंस और विटनेस। एविडेंस किस तरह की होनी चाहिए, विटनेस कैसे होने चाहिए कि आप एक स्ट्रॉन्ग केस की बुनियाद रख सकते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने इसको इस सीरीज़ के अंदर इन टॉपिक्स में ऐड किया, जगह दी। पांचवा टॉपिक इसके अंदर हमारे पास रिमांड होगा। वैसे रिमांड के हम बहुत सारे लेक्चर दे चुके हैं, लेकिन ये इस सीरीज़ का हिस्सा था, तो इसलिए मैंने इसको भी ज़रूरी समझा। छठा टॉपिक हमारे पास आइडेंटिफिकेशन परेड का होगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हवाले के लिए आपको बता दूं कि साहिवाल इंसिडेंट में सिर्फ इसी एक टॉपिक के अंदर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की पुअरनेस की वजह से जो मुल्ज़मान है वो बरी हो गए थे, वो उनकी बरियत हो गई थी, इक्वटल हो गए थे। तो आइडेंटिफिकेशन परेड भी गौर तलब टॉपिक है, इसको मैंने छठा हिस्सा दिया है, इसको मैंने 6th पॉइंट के ऊपर रखा है। 7वें पॉइंट पर हमारे पास है विटनेस और विटनेसेस। प्रोसिक्यूशन के विटनेस किस नौइयत के होने चाहिए, कितने विटनेस होने चाहिए, कैसे विटनेस होने चाहिए। 8वीं स्टेज पर मैंने रखा है इन्वेस्टिगेट मेजर क्राइम। जो मेजर क्राइम है, बड़े जुराइम है, उनमें इन्वेस्टिगेशन कैसे की जानी चाहिए। 9वें पॉइंट पर मैंने पुलिस रिपोर्ट 173 को रखा है, चालान। और 10वें पॉइंट पर प्रोसिक्यूशन प्रूफ द केस इन फ्रंट ऑफ कोर्ट। प्रोसिक्यूशन को कोर्ट में केस कैसे प्रूफ करना चाहिए। ये 10 टॉपिक की हमारी सीरीज़ होगी, मैंने आपको वर्ड बाय वर्ड बताया है। तो लिहाजा आज हम शुरू करेंगे स्टार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ कैसे होता है, किस तरीके से इसका आगाज़ किया जाएगा, इनकी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, फैक्ट्स हैं, इनको समझना, इनको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो लिहाजा वीडियोस को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इनको शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने हल्का अहबाब में। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहे और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त टाइमली मिलते रहे। लेक्चर की फीस को जरूर फुलफिल करें। अगर आप पुलिस ऑफिसर हैं तो भी आपके ऊपर बाइंडिंग है। फर्स्ट 10 रुपये डोनेट करें, सेकंड दोनों की हेल्प कर दें, किसी को मुस्कुरा के मिल लें, ये भी मेरी फीस के लिए काफ़ी है। लेकिन अगर आप पुलिस ऑफिसर हैं तो जहाँ तक मुमकिन हो आपके लिए जो शख्स आपके पास दाद रसी के लिए आ रहा है उसकी रहनुमाई करें, उसकी हेल्प कर दें फ्री ऑफ कॉस्ट, उससे दुआएं ले लीजिएगा। और थर्ड, मेरे और अपने पेरेंट्स के दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर, शुरू करते हैं हमारा टॉपिक स्टार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तफ्तीश का आगाज़ कैसे होता है।
सबसे पहले तो हमारे पास आ जाएंगे दो असूल तफ्तीश स्टार्ट करने से पहले। तफ्तीश जब भी की जाएगी सीआरपीसी के अकॉर्डिंगली या किसी जुर्म के अकॉर्डिंगली, तो जुर्म दो तरह के होते हैं, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस और एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर वो तमाम जुराइम आ जाते हैं जिनकी इख्तियार डायरेक्टली पुलिस को इन्वेस्टिगेट का दे दिया है, जैसे कि वो पीपीसी की सूरत में, वो एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 की सूरत में, वो एंटी करप्शन की सूरत में, या और डिफरेंट हमारे जो लॉज मौजूद हैं। नॉन कॉग्निजेबल का पुलिस को डायरेक्ट इख्तियार नहीं दिया गया, जैसे कि जिना के केसेस, कज़फ के केसेस, ड्रिंकिंग के केसेस और कुछ ऐसे केसेस हैं जो नॉन कॉग्निजेबल है। ये ऐसी बिजनेस ट्रांजैक्शन ट्रेल्स जहां पर सिविल भी हो और क्रिमिनल भी हो, आया समझ ना आ रहा हो कि ये सिविल केस बनता है या क्रिमिनल डाउटफुल हो, तो लिहाजा नॉन कॉग्निजेबल 155 सीआरपीसी के तहत और कॉग्निजेबल 154 के तहत प्रोसीड किया जाएगा। तो सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने से पहले तो इंफॉर्मेशन का आना जरूरी है। अब जो इंफॉर्मेशन आई है, आया वो कॉग्निजेबल फैक्ट बनता है असूल या नॉन कॉग्निजेबल बनता है। सपोज कर लेते हैं, एक एग्जांपल देता हूं, एक शख्स ने पुलिस को ये इंफॉर्मेशन दी है कि जी मेरे साथ वाले घर में एक लड़का और एक लड़की बरहना हालत में आपस में बोसो किनार करने में मसरूफ थे। अब ये जुर्म कॉग्निजेबल बनेगा या नॉन कॉग्निजेबल बनेगा? दोनों सूरतों में पुलिस इसको अपने रोजनामचे में दर्ज करने की पाबंद है और पुलिस को ये करना चाहिए एक बेहतर स्टैंडिंग केस के लिए, केस को एक बेहतर स्टैंड देने के लिए ये चीज़ पुलिस को ज़रूर मद्देनजर रखनी चाहिए। कॉग्निजेबल की सूरत में एफआईआर होगी 154 की, और एफआईआर का जो तरीक़ेकार है, कैसे होने चाहिए, कॉलम कितने हों, वो मेंशन है पुलिस रूल 24 चैप्टर 5 सब सेक्शन 1 के अंदर। नाम, डेट, माल अगर कुछ खोया हो, तौक़ुफ़ यानी कि देर अगर कुछ हुई हो, थाने से सिम्मत, वक़ुआ, वाक़या, तो ये 6 कॉलम एफआईआर के अंदर दर्ज हैं जो कि पुलिस रूल 24 चैप्टर पॉइंट 5 के अंदर हमें पता चलता है सब सेक्शन 1 के अंदर कि वो किस तरह से उसके कॉलम्स होने चाहिए। तो लिहाजा अगर कॉग्निजेबल है तो 154 सीआरपीसी और 24.5 पुलिस रूल के तहत प्रोसीड होगा, और अगर नॉन कॉग्निजेबल है तो सीआरपीसी 155 के तहत प्रोसीड होगा। अगर केस नॉन कॉग्निजेबल है तो पुलिस अपने रोजनामचे में दर्ज करने के बाद इसकी जो रिपोर्ट है वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को सेंड करेगी कि जनाब हमारे पास ये केस आया है, हम इसको इन्वेस्टिगेट करें या ना करें, आपकी इसके ऊपर क्या राय है, क्या हुक्म है। अगर मजिस्ट्रेट साहब समझें कि इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेट होना चाहिए इस केस को, तो पुलिस को हुक्म दिया जाएगा कि आप इस केस को वैसे ही इन्वेस्टिगेट करें। तो जैसे ही पुलिस को मजिस्ट्रेट साहब की तरफ से हुक्म मिलेगा तो पुलिस नॉन कॉग्निजेबल केस को भी कॉग्निजेबल केस की तरह ही इन्वेस्टिगेट करेगी। 156 जो सीआरपीसी के अंदर मेंशन है, 156 1, 5, 6 सेक्शन में जो मेंशन है उसके तहत प्रोसीडिंग स्टार्ट की जाएगी। आया जुर्म अगर तो औरत के अगेंस्ट है, तो जैसे कि वहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन है कि अगर जुराइम औरत के अगेंस्ट है तो उनको एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इन्वेस्टिगेट करेगा जो कि कम से कम एसपी रैंक का होना चाहिए। और अगर जुर्म डिफरेंट बाकी नौयत के हैं जो कि यूजली जर्नली नौयत के होते हैं तो उनको एज यूजुअल पुलिस जो स्टेशन हाउस ऑफिसर है, एसएचओ है, उसकी डायरेक्शन पर इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। अब चलते हैं अगले स्टेप पर, प्रोसेस ऑफ एफआईआर। या एफआईआर व्हेन कैन बी लॉन्च या एफआईआर व्हेन कैन बी रजिस्टर्ड। एफआईआर कब रजिस्टर्ड हो सकती है? 3 तरह से एफआईआर रजिस्टर्ड होती है। फर्स्ट, कंप्लेन। सेकंड, जो पुलिस पार्टी कहीं पर जा रही है और वहां पर उनको अचानक से कोई खबर मिलती है या वो हंगामा राइज सुनते हैं, तो जो पुलिस पार्टी है उसके जरिए भी, या पुलिस इन्वेस्टिगेट टीम, ये दूसरे तरीके से भी एफआईआर हो सकती है। और थर्ड तरीका जो कि हमें लॉ बताता है वो है जेआईटी का। जेआईटी एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 सेक्शन 19 के अंदर, सेक्शन 19 के अंदर मेंशन है। एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 सेक्शन 19, सेक्शन 19 के अंदर जेआईटी के जरिए एफआईआर का तरीकेकार भी हमें बताया जाता है। अब इससे अगला प्रोसेस क्या होगा इन्वेस्टिगेशन के अंदर कि एफआईआर कब होगी ये भी हमने पढ़ लिया, एफआईआर के असूल क्या है ये भी हमने पढ़ लिया, एफआईआर के अंदर लिखा क्या जाएगा, डिटेल से क्या लिखना जरूरी है वो हमें बताया गया है पुलिस रूल 24 चैप्टर पॉइंट 5 सब सेक्शन 1 में, के नाम होगा, तारीख, वक़ुआ, माल अगर कुछ खोया हो, देर अगर हुई हो, थाने से सिम्मत, और नीचे फिर
तमाम हालो अहवाल या तो जो कंप्लेनेंट है, जो मुद्दा, जो मदई है, जो एप्लीकेशन लेकर आ रहा है वो खुद लिख कर दे, या फिर उसकी बिहाफ पर पुलिस वाले लिख सकते हैं, लिख कर देने के मजाज हैं। और उसके नीचे कंप्लेनेंट के साइन, अंगूठा या जैसे वो फिजिबल है, और जो एफआईआर दर्ज करने वाला है उसके सिग्नेचर होंगे। और एफआईआर की 3 कापीज बनाई जाएंगी। एक कापी कंसर्न एसपी इन्वेस्टिगेशन को भिजवाई जाएगी, एक कापी मजिस्ट्रेट साहब को दी जाएगी और एक कापी कंप्लेनेंट को दी जाएगी। और ओरिजिनल जो है वो थाने के अंदर बतौर रिकॉर्ड सेव किया जाएगा। चाहे तो आप इनके नोट्स बनाते जाइएगा साथ साथ। ये जो हमारे 10 लेक्चर, जो हमारे 10 टॉपिक्स हैं, इनके डिफरेंट लेक्चर्स बनेंगे, ज़्यादा लेक्चर भी बन सकते हैं क्योंकि क्राइम सीन मैनेजमेंट बहुत बड़ा टॉपिक है। और मैंने डिसाइड किया है कि सिर्फ क्राइम सीन मैनेजमेंट के ऊपर कम से कम 3 लेक्चर तो ज़रूर बनाऊंगा ताकि आपको अच्छे से उसकी समझ आ जाए। अब आते हैं जी स्पेशल प्रोसीजर इन वुमेन केस। स्पेशल प्रोसीजर वुमेन केस। औरतों के केस में कौन से मेजरमेंट्स अडॉप्ट किए जाएंगे। पहले तो हम आते हैं कि औरतों के केसेस कौन कौन से हैं, पहले हम उनको देख लें और उनके अंदर किस तरीके से तफ्तीश की जाएगी। सबसे पहले एसिड अटैक, (336 पीपीसी)। दूसरा सेक्सुअल असॉल्ट 354 पीपीसी। तीसरा स्ट्रेपलिंग वुमेन क्लॉथ 354 ए पीपीसी। चौथा रेप 377 पीपीसी। फिफ्थ सेक्सुअल हरासमेंट 509 पीपीसी। ये और भी बहुत से सेक्शंस हैं, वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आ जाते हैं, वुमेन प्रोटेक्शन इन वर्क प्लेस आ जाते हैं। लेकिन ये इस तरह की आपको एग्जांपल दी है कि एसिड अटैक, तेजाब से अटैक किया गया औरत पर 336 बी। सेक्सुअल असॉल्ट 354 पीपीसी। स्ट्रिपलिंग वुमेन क्लॉथ, औरतों के कपड़े फाड़ना, ये उसकी इज्जत नफ्स मजरू करना, इज्जत खराब करना 354 ए पीपीसी। रेप 376 और 377 अननेचुरल ऑफेंस। सेक्सुअल हरासमेंट 509 पीपीसी। इंसल्टिंग मोडेस्टी ऑफ वुमेन। इन सूरतों में अगर कोई केस आता है एफआईआर की सूरत में तो कौन से मेजरमेंट। पहला मेजरमेंट, अगर किसी भी औरत का केस आता है बतौर विक्टिम तो वहां पर फीमेल लेडी ऑफिसर, तो वहां पर एक फीमेल, एक लेडी पुलिस कांस्टेबल या पुलिस ऑफिसर का होना ज़रूरी है। दूसरा, एक फीमेल मेंबर होगा उस विक्टिम के साथ। तीसरा, इस तरह के केसेस में आम पुलिस वाले तफ्तीश नहीं करेंगे, कम से कम एसपी रैंक का ऑफिसर तफ्तीश करेगा इस तरह के किसी भी केस में जहां पर सबसे पहले तो कोशिश ये की जाएगी कि वहां पर वुमेन एसपी रैंक की तफ्तीश करे। अगर वुमेन अवेलेबल नहीं, लेडी पुलिस ऑफिसर अवेलेबल नहीं है तो फिर यहां पर एसपी तफ्तीश करेगा और एसपी रैंक से लोअर रैंक वाला तफ्तीश नहीं करेगा। और एसपी साहब के साथ एक लेडी पुलिस हमा वक्त मौजूद रहेगी जब भी उस विक्टिम का बयान लेना है, उससे मिलना है, बात करनी है, ताकि औरत की इज्जत नफ्स मजरू ना हो, औरत की इज्जत बरकरार रहे। तो लिहाजा ये स्पेशल प्रोसीजर होगा वुमेन केस में। और अगर यहाँ पर डिफेंस साइड पर औरत है, मुजरम औरत है, तो भी यही प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा। अगर विक्टिम साइड पर है तब भी यही, अगर मुजरम साइड पर है, डिफेंस साइड पर है तब भी यही प्रोसीजर, अक्यूज साइड पर है तब भी यही प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा। वहाँ पर कुछ चीज़ों की एडिशन भी होगी। वो एडिशन ये है कि किसी भी औरत को सूरज गरूब होने से लेकर सूरज तुलू होने तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। उसकी गिरफ्तारी के वक्त लेडी पुलिस का होना वहाँ पर ज़रूरी है। लेडी पुलिस ही किसी भी मुलजम औरत को हथकड़ी लगाएगी या गिरफ्तार करेगी। तो ये प्रिकॉशंस भी इसके अंदर एडिशन होते जाएंगे अगर औरत मुलजम है तो। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, इंफॉर्मेंट प्रोवाइड डाउटफुल, मशकूक, जो इंफॉर्मेशन दी गई है जिस जुर्म के मुतल्लिक वो मशकूक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दूं कि अक्सर अवामुन्नास की तरफ से ये गिला किया जाता है कि ये पुलिस वाले एफआईआर नहीं देते या डिले करते हैं। तो उसकी 2 जेन्युइन भी वजूहात होती हैं। एक वजह ये कि एसएचओ के पास ये लीगल उसकी जिम्मेदारी है, ये उसकी कानूनी जिम्मेदारी है एसएचओ की कि अगर उसके पास कोई फैक्ट आता है तो वो उसको एग्जामिन करे कि आया ये सच्चा भी है या झूठा, आया ये ऐसे ही है जैसे बताया जा रहा है या नहीं। जैसे कि मैं आपको अपना एक केस बताऊं, मेरा एक केस था पर हुआ कुछ यूं कि 2 पार्टीज के आपस में लेन देन के मामला थे, एक ए था एक बी। ए ने
बी से कुछ प्रॉपर्टी ली और कुछ पैसे दिए और कुछ पैसे के बकाया थे। ए के पैसे बी, ए ने बी को पैसे देने थे। बी ने बार बार उसे बोला कि जी मुझे पैसे दो, लेकिन ए इनकारी था कि आज देता हूँ, कल देता हूँ, ये है वो है। तो बी ने क्या किया, ए के घर में गया और वहां से एक जानवर गाय खोल के ले आया। ए ने 15 पे कॉल कर दी, 15 पे कॉल की, पुलिस पार्टी आ गई। ए ने बोला जी मेरे घर में डिकेटी हो गई है, चोरी हो गई है, इतने लोग आए थे और लेकर चले गए, फलां फलां वो लोग हैं। पुलिस ने दूसरी पार्टी को भी बुलवा लिया। जब थाने में बुलवाया पुलिस ने, तो दूसरी पार्टी ने कहा कि जनाब हमने इससे पैसे लेने थे, हमारा सिविल मैटर है, इतनी हमारी प्रॉपर्टी की एक्सचेंजमेंट हुई है, ये पैसे नहीं दे रहा, हम इसके घर में गए, हमने गाय खोल ली। अब किया बी ने भी गलत और कर ए भी गलत ला था। ए ने क्या गलत किया, ये सिविल नोयत का केस था और ए ने इसको चोरी डकैती में बना दिया। हालांकि ना तो ये डकैती की डेफिनेशन के अंदर फॉल करता है, क्योंकि इसके अंदर तो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन इन्वॉल्व है, लेन देन का मामला इन्वॉल्व है, चोरी में तो बिल्कुल भी फॉल नहीं करता। बी ने क्या गलत किया कि बजाय पुलिस का या अदालत का सहारा लेता, उसने डायरेक्टली खुद ही उसके घर से जानवर खोल लिया। तो दोनों ने गलत किया। लेकिन अब जो ए ने पुलिस को बताया कि मेरे घर में तो रॉबरी हो गई है, डकैती हो गई है, वो फैक्ट गलत था। तो इसलिए पुलिस की ये जिम्मेदारी है कि वो पहले फैक्ट को देख ले कि आया ये ठीक भी है या गलत, आया ये ऐसे ही है जैसे हमें इंफॉर्मेंट बता रहा है, या इसके मद्दे मुकाबिल कुछ और है, या इसके बिहाइंड कुछ और है। तो लिहाजा सम टाइम मैं पुलिस को डिफेंड नहीं कर रहा, ना ही मेरा काम है पुलिस को डिफेंड करना। आई एम ए लॉयर, आई एम एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट, तो मेरा ये काम नहीं। जस्ट आपको हकायक बता रहा हूं कि हर वक्त करप्शन और बुरा नेगेटिव कहने की बजाय कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होते हैं, उनको भी जरूर मलहूज़े खातर रखना चाहिए। तो लिहाजा अगर पुलिस को लगे कि जो इन्फॉर्मेशन देने वाला है, इसने इन्फॉर्मेशन जो दी है या तो ये ऐसी नहीं, या ये गलत है, या ये कॉग्निजेबल है या नहीं, तो पुलिस इसको अपने रोज नामचे में तो दर्ज करेगी ही करेगी और साथ में इसकी एक रिपोर्ट बनाकर मजिस्ट्रेट को भिजवा देगी, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं करेगी इसको एग्जामिन करने के लिए कि आया ये ठीक भी है या गलत। और साथ में दरख्वास्त गुजार को भी बताएगी कि ये हमें मशकूक लग रहा, हम इसके ऊपर फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे। अगली स्टेज इसके अंदर पुलिस ऑफिसर या एसएचओ ड्यूली टू रजिस्टर्ड एफआईआर। पुलिस ऑफिसर की हस्बे ज़ाब्ता ये ड्यूटी है एसएचओ की कि वो एफआईआर को दर्ज करेगा एज सुन एज पॉसिबल, जैसे ही उसके पास केस आता है, क्योंकि डिले की सूरत में नुकसान मदई का ही होगा। बट जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि अगर एसएचओ केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है और उसको लगे कि ये फैक्ट वैसा नहीं जैसा कि बताया जा रहा है, तो वो इसको प्रॉपर ड्यूली एग्जामिन करने का पाबंद है, एग्जामिन कर सकता है। और इसके ऊपर एक हाई कोर्ट की जजमेंट भी है, पीएलडी, ये हाई कोर्ट की जजमेंट है पीएलडी 1988 लाहौर 741 पेज नंबर है। ये भी पुलिस ऑफिसरान या प्रोसिक्यूटर इसको पढ़ सकते हैं डिलेइंग ऑफ एफआईआर के अंदर अपने वर्जन को कोर्ट में पेश करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप आता है जी इसी लेक्चर के अंदर कैंसिलेशन ऑफ एफआईआर। अगर पुलिस के पास एक एफआईआर आती है, एफआईआर कैंसिलेशन वैसे पुलिस के पास कोई इख्तियार नहीं है, लेकिन अगर वकुआ किसी और थाने का है, अंदराज उसका किसी और थाने में हो गया, तो इस सूरत में कैंसिलेशन इसकी हो सकती है। या जो एफआईआर आई वो वकुआ हुआ ही नहीं, डाउट के ऊपर पुलिस ने एफआईआर दे दी, इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि ये तो कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता ही नहीं, तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो इन सूरतों में पुलिस अखराज रिपोर्ट तैयार करके मजिस्ट्रेट साहब को भिजवा सकती है कि जनाब इस केस में एविडेंस नहीं मिली, या ये केस वैसा नहीं जैसा दर्ज करवाया गया, या ये केस किसी और इलाके की हदूद का है, हमारे इलाके में गलती से इसका अंदराज करवा दिया गया, तो उस पर कैंसिलेशन रिपोर्ट बनाई जा सकती है। पुलिस खुद से कैंसिल नहीं कर सकती, मजिस्ट्रेट साहब जो इलाका मजिस्ट्रेट साहब है उनसे इस्तदा कर सकती है। नेक्स्ट स्टेज हमारे पास आती है जी एविडेंशियल वैल्यू ऑफ एफआईआर। एफआईआर की एविडेंशियल वैल्यू ऑफ एफआईआर, एफआईआर की वैल्यू क्या है? बतौर सबूत, बतौर सबूत इसकी कोई वैल्यू नहीं, ये सिर्फ एक वर्जन है कंप्लेनेंट का, मदई का, कि वो क्या बता रहा है। हाँ, अगर इसकी करॉबोरेशन होती है, अगर विटनेस एविडेंस मिलती है, तो दिन इसकी खुद ब खुद एक वर्थ बन जाएगी। बट इसकी इंडिपेंडेंट हैसियत में कोई वर्थ नहीं है जब तक इसकी करॉबोरेशन हो जाए। करॉबोरेशन कैसे होगी? गवाहान की सूरत में, विटनेसेस एविडेंस की सूरत में, इन्वेस्टिगेशन की सूरत में, कोर्ट के अंदर प्रोसिक्यूशन और डिफेंस की आर्गुमेंटेशन, एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन की सूरत में। तो अज खुद हैसियत में एफआईआर की कोई हैसियत नहीं है।
लेकिन आफ्टर corroboration that is a authentic piece of evidence, that is a corroborative piece of evidence, but after the corroboration of evidence, corroboration of witness, तो एविडेंस की वैल्यू इसकी 0 है, लेकिन अगर इसकी corroboration हो जाए तो 100% है। नेक्स्ट हमारे पास है जी इस इंसरेशन ऑफ लॉ रिगार्डिंग FIR। पुलिस वालों के पास जो मुद्दा वकुआ आता है उसकी अकॉर्डिंग लॉ अंदराज करें। लाइक उनके पास अगर वुमेन मोडेस्टी का केस है तो 509 लगा दें, रेप का केस है तो 376, अननेचुरल ऑफेंस है तो 377, कत्ल का केस आ गया 302, हर्ट का कोई केस है 337, ABC आगे जो भी है, थेफ्ट है, डिसऑनेस्टी है 406, 7, 8, 10, 20। तो जिस तरह का केस आया है उसकी एक्यूरेसी के हिसाब से लॉ भी साथ में मेंशन करें कि इस केस के अंदर जो फैक्ट हैं उनके मुताबिकली ये दफ़ा PPC की हमने पाई है, जो कि हमने लगा दी। अगर इसके अंदर ATS 7 लगा दी, दहशत गर्दी की जो दफ़ा है, वहाँ पर एक चीज़ आपको काबिल जिक्र बता दूँ, बेल नहीं होती। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सम टाइम सियासी मुखालफत की वजह से, ज़ाती अनाद मुखालफत की वजह से पुलिस साहबान, पुलिस वाले, पॉलिटिकल लोग, वकला, जजीज़, बहुत से लोग इस सोसाइटी के अंदर ऐसे लोग हैं जो FIR के अंदर स्ट्रॉन्ग केस बनाने के लिए गलत वर्जन लिखवाते हैं। लाइक केस वहाँ पर 302 का है तो एंटी टेररिज्म लगवा दिया, केस वहाँ पर कुछ और है तो साथ में ATS 7 लगवा दी कि जिसकी बेल ना हो। मुमकिन है उसकी इनिशियल स्टेज पर बेल नहीं होती, लेकिन अगर आप लॉ गलत मेंशन करते हैं बीच में या अपनी तरफ से एडिशन करते हैं जिसको आप बाद में प्रोसिक्यूशन के तौर पर प्रूफ नहीं कर सकते, तो जिसकी वजह से आपके केस 80% केसेस के लूज़ होने की वजह गलत लॉज का इम्प्लीमेंट होना है वहाँ पर FIR के अंदर। तो लिहाजा जब आप लॉ मेंशन कर रहे हैं वहाँ पर कि ये अंदराज हमारे नज़दीक बना है, तो आपको ये भी देखना चाहिए कि क्या इनकी एविडेंस, इनके विटनेस आप ढूंढ पाएंगे, इस केस को साबित कर पाएंगे। और अगर आप इससे रिलेटेड एविडेंस कलेक्ट कर भी लेते तो क्या वो एविडेंस इतनी स्ट्रॉन्ग होगी कि कोर्ट उसको तस्लीम करे या नहीं करे। आया इसके अंदर सारी की सारी एविडेंस पर्सनल बेस है या मटेरियल बेस है, इंडिविजुअल बेस है या कलेक्टिव बेस है, आई विटनेस है, या आपको सारी की सारी फोरेंसिक के ऊपर रिलायंस करना पड़ेगा। तो इन सूरतों को मद्देनज़र रखते हुए ही आप लॉज को मेंशन करें FIR के अंदर, ताकि एक स्ट्रॉन्ग केस, अगर वकुआ सच्चा है तो एक स्ट्रॉन्ग केस बनाया जा सके। अवॉइडिंग एक्शन ऑफ FIR, अगला पोर्शन हमारे पास FIR के अंदर कौन सी चीज़ों का अवॉइड करना ज़रूरी है, पुलिस वालों को किन चीज़ों का अवॉइड करना चाहिए अगर वो केस को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले डिलेइंग ऑफ FIR का डिले नहीं होना चाहिए, एक से ज़ायद FIR नहीं हो सकती। अगर पहले FIR हुई तो उसको ख़त्म करके दूसरी कर दें, ऐसा नहीं होगा। दूसरी FIR करनी है तो कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए एक नया वर्जन सेट करना पड़ेगा, नई FIR ही उसके ऊपर आएगी। थर्डली, डू नॉट कैंसिल द FIR विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बगैर कैंसिलेशन नहीं पुलिस वालों को करनी चाहिए। ये भी इससे ये गुमान लगता है कि वाकई ही पुलिस का या तो साजबाज हो गया मुल्ज़मान के साथ, तो ये अपने आप के अंदर एक वर्जन सेट हो जाता है। तो इस तरह के कुछ और बहुत सारे फैक्ट हैं, लेकिन वो मज़ीद बताने की ज़रूरत नहीं। मैंने मेन चीज़ें बता दी कि ऐसी चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए पुलिस वालों को। लेक्चर इज़ कंप्लीट। अगले लेक्चर में हम क्राइम सीन मैनेजमेंट को पढ़ेंगे डिटेल के साथ। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलेगा। जल्द हाजिर होगा किसी और इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। वस्सलाम।